नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है उसके पीछे खास प्रयोजन है, और प्रयोजन क्या है वो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसका एक योजना है, उसका नाम है अस्मिता छात्रवृत्ति योजना। आज हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। ये कोई क्लास पढ़ाई लिखाई की क्लास नहीं है, ये एक खास योजना के बारे में आपको बताने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए क्लास हमने रखी है। तो जल्दी से आधे घंटे में समझते हैं कि क्या योजना है और हम क्यों इसे शुरू कर रहे हैं। आपको शायद ध्यान होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई और दिल्ली में 19-20 महीने के बाद जब क्लासेस शुरू हुई थी, तो मैंने 27 सितंबर को एक क्लास ली थी, पहली क्लास ली थी करीब 1.5 साल के बाद। और उस क्लास में, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक फाउंडेशन क्लास या ओरिएंटेशन क्लास नाम से वो वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो 3 अक्टूबर 2021 की डेट को वो वीडियो हमने पब्लिश किया था यूट्यूब चैनल पे, शायद आपने देखा भी होगा। उस वीडियो में एक जिक्र हुआ था और उसी जिक्र के संदर्भ में मैं आज की ये जो बातचीत है वो कर रहा हूं। जिक्र ये हुआ था कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट काफी खराब है। ये बात हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। हिंदी माध्यम का रिजल्ट ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम सब कोशिश करते हैं। दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करना तो हम सबका फर्ज है ही। और हमारा इसलिए क्योंकि हमने हिंदी माध्यम में करीब 20-21 साल 22 साल काम किया है सिविल सेवाओं के लिए, और एक दौर में सबसे अच्छे परिणाम हिंदी माध्यम के दृष्टि से लगातार निकले हैं, तो हमारा एक विशेष दायित्व बनता भी है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हिंदी माध्यम के परिणाम को बेहतर करने के लिए हम 2 योजनाओं पर काम करेंगे, जिनमें से एक योजना का नाम था मेंटरशिप योजना, और मैंने कहा था कि हम दूसरी योजना स्कॉलरशिप योजना भी शुरू करने वाले हैं। तो मेंटरशिप योजना तो हमने मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के हिसाब से शुरू की थी। इस बार जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, प्रीलिम्स के रिजल्ट के एकदम बाद हमने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, और हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा दे रहे थे, हमने उन सबसे निवेदन किया कि वो हमसे जुड़ें। एक हमने उनके लिए लाइब्रेरी बनाई जो 24 घंटे खुलती थी, और उसमें करीब 60-70 विद्यार्थी रोज बैठते थे। उनमें से कई तो ऐसे भी थे जो सुबह सुबह आते थे और देर रात तक 11-12-1 बजे तक बैठते थे। हमने उसमें एक विशेष प्रयास किया, क्योंकि अधिकांश बच्चों की दिक्कत है कि वो 3 घंटे में पेपर पूरा कर ही नहीं पाते। तो हमने उन बच्चों को खूब लिखवाया, रोज लगभग टेस्ट लिए 3-3 घंटे के। और हमें बड़ा सुकून है कि उनमें से अधिकांश विद्यार्थी इस बार जो मुख्य परीक्षा दे के आए हैं, तो कम से कम इतना उन्होंने किया है कि लगभग सभी ने पूरे पेपर अटेम्प्ट किए हैं। निबंध के पेपर के लिए हमने जो अभ्यास करवाया था वो बहुत अमूर्त निबंधों का ही ज्यादा अभ्यास करवाया था। संयोग से इस बार अमूर्त निबंध ही सारे के सारे आ गए। तो मुझे जो फीडबैक मिला उन बच्चों में से कुछ बच्चों से, वो ये कि उनको निबंध के पेपर में दिक्कत नहीं हुई ज्यादा सहज से लिखने के लिए, क्योंकि उनका अभ्यास वैसे निबंधों को लेकर हो चुका था। अब हम उनके साथ इंटरव्यू पे काम करना शुरू करेंगे। और जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, हम प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम एक नए तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1000 बच्चों को हम ये सुविधा देने वाले हैं। आज 7 फरवरी है, आप मान के चलिए कि हम लगभग 18 से 20 फरवरी के आसपास प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, जो कि इससे थोड़ा सा अलग है। मैं भी समझाऊंगा इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। तो मेंटरशिप योजना का जो प्रयोग है, मैं उससे काफी संतुष्ट हूं कि उसने, अब देखिए रिजल्ट इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे ये विश्वास है कि कम से कम अगले साल से हमें रिजल्ट में, यानी कि 2022 के अटेम्प्ट से हमें रिजल्ट में ठीक ठाक परिवर्तन दिखना चाहिए। मेरा अनुमान है कि अगर 25 लोग वैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो शायद 25 से बढ़ के वो संख्या 35, 40, 50 तक जानी चाहिए 2022 के रिजल्ट में, जो 2023 में आएगा। 21 के रिजल्ट में अभी कुछ कहने से बचूंगा मैं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर होना चाहिए। उसी मेंटरशिप योजना के बाद हम इस बात को लेकर काफी पसोपेश में थे कि कैसे हम स्कॉलरशिप की योजना शुरू करें, और अंततः हमने अब अपनी पूरी योजना बना ली है स्कॉलरशिप के लिए। उसमें जो जो चीजें करनी थी वो सारी कर ली हैं, और एक लंबी योजना प्रक्रिया के बाद, एक बहुत रिगरस प्रोसेस के बाद, अब हम उस स्थिति में हैं कि उस योजना की शुरुआत करें। उस योजना का नाम हम क्या रखें, इसको लेके बहुत
विकल्प थे, बहुत सारे विचार थे। एक विचार था कि उसका नाम एकलव्य रखें, जो कि मुझे बहुत प्रिय नाम है, पर फिर कुछ वजहों से हमने सोचा कि उस नाम से एक और योजना अलग से बाद में शुरू करेंगे। ये योजना क्योंकि मुख्य रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी भाषा के प्रयोक्ताओं के लिए है, तो हमने सोचा कि भाषा के समाज के साथ जुड़ता हुआ एक नाम होना चाहिए। किसी ने कहा कि अस्तित्व नाम रखें, क्योंकि हिंदी माध्यम के अस्तित्व का संकट है। हमें लगा कि अस्तित्व से बेहतर है कि अस्मिता नाम रखें, क्योंकि अस्मिता का मतलब पहचान, पहचान का संकट है कि हम इतना बड़ा समुदाय है, इतना बड़ा समाज है, क्या सिविल सेवाओं में इतनी भागीदारी भी उसकी नहीं हो सकती कि वो कम से कम 5% के आसपास, 7% के आसपास रिजल्ट में फाइनली आ सके। तो जब सहमति बनी, हम करीब 10 लोगों की टीम उस पर काम लगातार कर रही थी बहुत दिनों से, और अंत में सबकी सहमति इस पर बनी कि इसका नाम हम अस्मिता रखें। तो अस्मिता छात्रवृत्ति योजना इस कह सकते हैं कि परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का, इस कोशिश का नाम है। सवाल है कि इसका लक्ष्य क्या है, और इसके लक्ष्य को समझ के ही आप समझ पाएंगे कि हमने इसके नियम ऐसे क्यों बनाए हैं। क्योंकि किसी कार्यक्रम की घोषणा करना बड़ा आसान काम होता है, उसे इंप्लीमेंट करने में हजारों ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसका गलत परिणाम आ सकता है। तो बड़ा मुश्किल होता है जब किसी योजना को आप फाइनली अंजाम तक लेके जाते हैं, तो उसमें क्या नियम बनाएं। सबसे पहले डिफाइन करना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और हमने बहुत सोचने के बाद ये तय किया कि इस कार्यक्रम का जो पहला लक्ष्य हमारे हिसाब से है, वो यही है कि जो हिंदी भाषा से सिविल सेवा परीक्षाओं में परिणाम इस बीच में कमजोर हुआ है, उस परिणाम को सुधारने के लिए एक पुरजोर कोशिश हम लोग करें। सफलता का दावा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन कोशिश में कोई कमी ना रहे, ये हम करना चाह रहे हैं। तो पहला और लगभग एकमात्र उद्देश्य है हिंदी माध्यम का परिणाम सिविल सेवा परीक्षाओं में बेहतर हो। कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि क्या इसमें समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, उनको तो दिक्कतें ज़्यादा हैं कि वो दिल्ली आके नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमने ये तय किया कि हिंदी माध्यम के बच्चों को सिलेक्ट करते हुए हम प्राथमिकता ऐसे बच्चों को देंगे जिनको आर्थिक समस्याएं ज़्यादा रही हैं, सामाजिक समस्याएं ज़्यादा रही हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारी योजना उन बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम के हैं, और साथ में हिंदी माध्यम के होते हुए जो बच्चे वंचित वर्गों से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उनको मौका मिलेगा, उनको भी मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति हिंदी माध्यम के हैं और अनारक्षित वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, उनको भी अवसर मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा अनुपात उनके बीच में साध लें जिससे दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो सके। तो मैं आपको आज ये समझाना चाह रहा हूं कि इस योजना में क्या इसके लक्षण हैं, क्या सुविधाएं हम देने वाले हैं। हमने ये तय किया है कि इस योजना के तहत हम लगभग 100 व्यक्तियों का चयन करेंगे, और 100 व्यक्तियों का चयन करेंगे इस तरह से कि वो लगभग 2 वर्षों तक इस योजना का लाभ ले सके। तो एक साइकिल बनाने के लिए हमने तय किया कि हम हर साल 50 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे इस साल 2022 में 50 को सिलेक्ट किया, 23 में फिर 50 को किया, तो 24 में क्या होगा कि जो बच्चे 22 में आए थे उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे, वो निकलेंगे और 50 नए बच्चे आ जाएंगे। तो हर साल 50 नए विद्यार्थियों का चयन इसमें हो, तो 50 प्रति वर्ष मैं लिख देता हूं। तो एक साल में 50 विद्यार्थियों को हम इसमें चुनेंगे। 50 का मतलब ये नहीं कि 50 ही चुनेंगे, वो संख्या अगर हमें पहली बार में बहुत योग्य बच्चे नहीं मिलते तो संख्या 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि बहुत योग्य बच्चे हैं और हमें इनका साथ देना चाहिए, तो संख्या 50 से बढ़ के 55 भी होगी, 60 भी होगी, 70 भी होगी, जो भी होगी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, हमारे दिमाग में ये है कि हम 50 विद्यार्थियों को एक साल में इसमें चुनने वाले हैं। इन बच्चों को क्या सुविधाएं हम देंगे, इन सबको हम सिलेक्शन प्रोसेस में जब तय कर लेंगे कि वो चुने गए हैं, हम उनको 2 साल तक दिल्ली में सबसे पहले तो आवास और भोजन की सुविधा देंगे। आवास कहाँ देंगे, भोजन कहाँ देंगे, इसके लिए हम, क्योंकि वो हमारा मूल काम नहीं है, तो हमने क्या किया है कि दिल्ली में जो ऐसी कंपनियां हैं जो हॉस्टल चलाती हैं मुखर्जी नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में, उनमें से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है,
हम जितने बच्चों का जिक्र करेंगे, नाम उनको देंगे, वो उतने बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा हमें प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए बच्चे निःशुल्क रहेंगे। उसकी पेमेंट्स दृष्टि की तरफ से उस हॉस्टल को जाएगी। जो हमने उनसे डिमांड की है वो ये है कि ऐसे रूम हो जिसमें एक रूम में 2 बच्चे रह सकें। हमने ये भी कहा है कि रूम एयर कंडीशनड हो, क्योंकि बहुत गर्मियों में ऐसा ना हो कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो। आजकल दिल्ली में जैसा हाल रहता है, सर्दियों में इतनी सर्दी की वो मतलब कब कभी छूट रही है, तो फिर कैसे पढ़ाई करें। तो हमने वो सब सुविधाएं भी उससे मेंशन करवा दी हैं। भोजन उन हॉस्टल्स में बनता ही है, तो हमने एक मेन्यू पर विचार कर लिया है कि जो एक सामान्य विद्यार्थी को जैसा भोजन मिल जाना चाहिए वैसा भोजन जरूर मिल जाए, तो वो सब हमने व्यवस्थाएं कर दी है। इन बच्चों को दृष्टि में सारी की सारी कक्षाएं करने का विकल्प रहेगा। जनरल स्टडीज का पूरा बैच करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। मान लीजिए वैकल्पिक विषय पढ़ना है, मान लीजिए निबंध पढ़ना है, मान लीजिए इंटरव्यू की क्लास करनी है, या जीएस पे कोई खास सेगमेंट पढ़ना है, सीसेट की क्लास करनी है, या कंपल्सरी इंग्लिश को लेकर दिक्कत है, जिस भी क्लास को लेकर उनको दिक्कत होगी, उनको सारी क्लासेस की व्यवस्था दृष्टि में करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी इस योजना के अंतर्गत। तीसरी घोषणा ये है, और मैं ये घोषणा खुल के यूट्यूब पर कर रहा हूं, तो इसमें कोई बाद में पीछे हटने वाली बात है भी नहीं। चौथी बात है कि कक्षाओं के साथ साथ जितने भी नोट्स हमारे पास हैं, जो भी पाठ्य सामग्री उन बच्चों को चाहिए, वो सारी की सारी हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी टीम तैयार करती है। अगर उनको ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए अलग से और भी नोट्स बनाएंगे, ताकि उनको किसी भी कंटेंट की कमी किसी भी रूप में ना रहे। ये पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज होती हैं, प्रीलिम्स की होती है, मेंस की होती है, उन सारी टेस्ट सीरीज में उन बच्चों की भागीदारी निःशुल्क रहेगी 2 साल तक। और मतलब हम तो अपने तरीके से उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो अलग तरीके से भी चाहेंगे तो भी टेस्ट सीरीज उनके लिए निःशुल्क रहेगी। फिर उनके लिए एक मेंटरशिप योजना, जो मैंने आपसे कहा मेंटरशिप हमारा मेंस का अलग है, प्रीलिम्स का अलग प्रोजेक्ट है, इंटरव्यू का अलग है। इन बच्चों के लिए मेंटरशिप पूरी की पूरी, प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, इंटरव्यू की हो, पूरी एक साथ रहेगी। और इनको हम एक लाइब्रेरी विशेष रूप से बना के दे रहे हैं, जो बहुत ही मतलब अच्छी सुविधाओं वाली लाइब्रेरी है, एयर कंडीशनड है, और वो 24x7 यानी 24 घंटे खुलेगी, 7 दिन खुलेगी, और वो जब चाहेंगे वहाँ आके बैठेंगे। और उनके लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है, जैसे मेंस के समय हमने क्या सुविधा दी कि जो बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं उनको जब भी चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, और वो सब सुविधाएं जो चाहिए वो सब निःशुल्क उपलब्ध कराएं, ताकि उनको पढ़ाई के अलावा कुछ और ना करना पड़े। वो सारी की सारी चीज़ें हम मैनेज करें उनके लिए। तो वो जो जो उसमें संभव होगा, वो मेंटरशिप में हमेशा नहीं होता, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ। फिल्म्स के मेंटरशिप में हो सकता है ये सारी सुविधाएं ना हो, लेकिन अस्मिता में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इन बच्चों की मेंटरशिप भी अलग से होने वाली है। इनकी मेंटरशिप वो मेंटरशिप नहीं है, इनको हम एक अलग लाइब्रेरी बना के देंगे जहाँ ये सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और हम लगातार ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जो मेंटरशिप है वो 2 स्तरों पर होगी। एक, अध्यापकों के स्तर पर मैं भी और बाकी दृष्टि टीम के बहुत सारे टीचर्स बीच बीच में उन बच्चों से मिलेंगे, उनके डाउट दूर करेंगे, मोटिवेशन करना हो, गाइडेंस देनी हो, उत्तर लेखन कैसे करना है, ऐसे कई मुद्दे बीच में आते हैं, तो हम बीच बीच में उनसे मिलेंगे। और दृष्टि की टीम के कई वरिष्ठ सदस्य हैं जो पूरी तरह से 24 घंटे इसमें काम करते हैं। वो उन बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लगातार टच में रहेंगे। हर सप्ताह कम से कम 1 या 2 बार उनसे मिलके उनकी पूरी फाइल को देखेंगे कि उन्होंने जो टारगेट्स दिए गए थे पूरे किए या नहीं किए। मेंटरशिप योजना ऐसे नहीं है केवल सुविधाएं हैं, एक एक चीज़ चेक की जाएगी कि आपको जो टारगेट हम डेली बेसिस पे देंगे वो पूरे हुए या नहीं हुए। आगे मैं इसका जिक्र करूंगा कि वो योजना कैसे काम करने वाली है। ये सारी सुविधाएं हैं 2 साल के लिए। मान लीजिए कि किसी बच्चे को 2 साल हो गए, उसके बाद क्या होगा, तो अभी हमने इस प्रश्न पे सोचा नहीं है। उस समय देखेंगे क्या करना है, पहले 2 साल तो हो, लेकिन हमारे मन में ये जरूर है कि 2 साल के बाद हो सकता है कि हम आवास और भोजन की सुविधाएं न दे पाएं, लेकिन यदि वो बच्चा दिल्ली में रहता है अपने तरीके से और वो पढ़ाई में सीरियस है, लगातार सीरियस है, तो हम उसके सीरियसनेस को देखते हुए ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, लाइब्रेरी, ये सब सुविधाएं उसके बाद भी कंटिन्यू कर दें। लेकिन फिलहाल ये योजना केवल 2 साल के लिए है, और 2 साल के बाद विचार हम करेंगे कि इसके बाद आगे क्या करना है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वो बच्चे 2 साल में इतने तैयार हो जाएंगे कि उसके बाद वो अपने घर पर रह के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे चाहें कि हम दिल्ली में ही रहना चाह रहे हैं, उस समय सोचेंगे, विचार करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधा
दी जा सकती है। अब सवाल है कि इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है, और ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर आकर आपको कुछ समस्याएं होने वाली हैं। तो मैं आपको बताता हूं और आपकी नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। देखिए, होता क्या है, जब तक आप कल्पनाओं में सोच रहे हैं, हवा में सोच रहे हैं, तब तक कुछ भी कहना आसान होता है। जब आपको किसी योजना को जमीन पे उतारना होता है तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे सामने संकट ये है कि मान लीजिए इस योजना में 10, 20, 25 हजार या 1 लाख लोग अप्लाई कर दें हिंदी क्षेत्र के। हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनका एग्जाम लेंगे, कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। और हम ये तो नहीं कर सकते कि 10, 20, 25 या 50 लोगों की टीम केवल यही काम करने के लिए रात दिन काम करते रहे। वो तो हमारे लिए संभव नहीं है। यूपीएससी के पास इतना बड़ा तंत्र है, हमारे पास वैसा तंत्र तो है नहीं। हम तो पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं। पर हमारा मूल उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। मूल उद्देश्य है हिंदी माध्यम का परिणाम बेहतर करना। तो हमने काफी मशक्कत के बाद ये तय किया कि हम फोकस करेंगे उन बच्चों पर जो हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी भाषी राज्यों में कहीं ना कहीं रहते हैं, बेशक कहीं और भी रहते हो, लेकिन हिंदी भाषा उनका है, हिंदी माध्यम उनका है, और जिन्होंने अपनी योग्यता किसी न किसी स्तर पर प्रदर्शित की हुई है। हम उन बच्चों को फिलहाल नहीं चुन पाएंगे जिन्होंने 12वीं क्लास पास की है, अब तैयारी करना चाह रहे हैं, हम अभी उनको नहीं बुला पाएंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई ठीक से नहीं की है पर मेहनत करना चाहते हैं, हम अभी उनको नहीं बुला पाएंगे। अभी हमारी क्षमताओं से, बूते से बाहर की बात है। तो हमने एक कसौटी रखी है जो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हिंदी माध्यम का परिणाम सुधारने के लिए हमारे पास ना कोई चारा है और न इससे अच्छा उपाय है। कसौटी क्या है? इसमें वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने कम से कम एक बार प्रारंभिक परीक्षा किस चीज की, या तो यूपीएससी की, सिविल सेवाओं की, या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पास की हुई हो, कभी भी की हो। इसका सरल मतलब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हर साल होता है। अगर आपने पिछले 8-10 साल में कभी भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा एक बार भी प्रीलिम्स पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। मध्य प्रदेश का पास किया हो, छत्तीसगढ़ का किया हो, राजस्थान की परीक्षा पास की हो, हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, झारखंड की हो, बिहार की हो, किसी भी राज्य की प्रीलिम्स की परीक्षा एक बार पीसीएस वाली आपने पास की हो, या यूपीएससी में आपने प्रीलिम्स पिछले 5, 7, 8 साल में कभी भी एक बार क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप इस योजना में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये नियम बनाने के 2 पर्पस हैं। एक तो इससे हम संख्या को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसके बाद शायद जो आवेदक होंगे उनकी संख्या मेरे ख्याल से 5,000, 7,000, 8,000 से ऊपर नहीं होगी। इतना हम मैनेज कर सकते हैं। इतने लोगों का एग्जाम लेना हम मैनेज कर सकते हैं। हम 50,000 या 1 लाख व्यक्तियों का एग्जाम लेना मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे बूते से बाहर की बात है। दूसरा, जिन बच्चों ने एक लेवल पर साबित किया है कि वो मेहनती हैं, उनमें क्षमताएं, बेहतर क्षमताएं हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि हम उन पर दिन रात मेहनत करें और जल्दी हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बेहतर करने का प्रयास कर सकें। तो जो बच्चे कहीं कहीं हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनको मन है इस योजना में आने का, तो मैं उनसे कहूँगा कि पहले 6 महीने, 1 साल जम के पढ़ाई करें अपने स्तर पे, और अपने राज्य का या आसपास के किसी राज्य का प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई करें, उसके बाद इस योजना के बारे में सोचें। मैं जानता हूं कि ये सुनते ही आप में से कई लोग बहुत नाराज होंगे, बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, लेकिन ठीक है, हर योजना की अपनी समस्याएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरी कंडीशन है कि इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कम से कम 2 प्रयास बचे हुए हैं। कम से कम 2 प्रयास बचे होने चाहिए। वो इसलिए कि अगर हम इतनी मेहनत किसी के साथ करें तो ऐसा ना हो कि एक ही अटेम्प्ट है और वो संयोग से कहीं 2 नंबर, 4 नंबर से अटक गए और बात ही खत्म हो गई। कम से कम 2 प्रयास बचे होंगे तो हमारे लिए आसान होगा कि हम उस बच्चे पर मेहनत करें और रिजल्ट ला सकें। आयु सीमा है, कम से कम की सीमा नहीं रखी है, क्योंकि जिस बच्चे ने प्रीलिम्स कहीं ना कहीं क्वालिफाई किया तो वो 21 साल का तो होगा ही होगा, वो तो कहने की बात ही नहीं है। अधिकतम आयु सीमा हमने क्या किया कि जो यूपीएससी में आयु सीमा है उससे 2 साल कम रख दी है। जैसे जनरल कैटेगरी वहां 32 है तो इसमें 30 है। 30 साल तक का व्यक्ति जनरल या ईडब्ल्यूएस का। फिर ओबीसी में 33 तक का व्यक्ति, वहां पर 35 है, तो ये हमने 33 कर दिया है।
SC/ST में हमने यहाँ 35 साल कर दिया है। तो और PH के लिए जो PWBD यानी कि दिव्यांग वर्ग है उसके लिए हमने 37 रखा है, हालांकि वहाँ 40 की एज लिमिट होती है। तो 30 साल जनरल के लिए, 33 साल OBC के लिए और SC/ST के लिए 35 साल, और जो दिव्यांग वर्ग है उनके लिए 37 साल की लिमिट उम्र की है। उस व्यक्ति का माध्यम UPSC के लिए हिंदी होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। अंग्रेजी माध्यम या किसी और माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये स्कीम फिलहाल नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे स्कीम का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर हो, इसलिए फिर इसमें ये स्कोप नहीं बनता कि हम किसी और माध्यम के बच्चों को लें। तो ये स्कीम केवल उनके लिए है। यदि कोई बच्चा पहले से नौकरी में है, ये पहले से फेलोशिप उसको मिल रही है, JRF SRF मिल रहा है, जिसमें उसको 5,000 रुपये से अधिक प्रति माह फेलोशिप मिलती हो, या वो नौकरी में है सरकारी या प्राइवेट, वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए। लेकिन यदि कोई ऐसा है कि नौकरी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, अभी ज्वाइन किया है नहीं, 1-2 साल के बाद ज्वाइन करना है, या फेलोशिप में सिलेक्शन हो गया है पर फेलोशिप मिलनी शुरू नहीं हुई है और वो अभी 1 साल तक लेने के मूड में भी नहीं है, तो ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम केस टू केस बेसिस पे उनसे बात करेंगे और उनके लिए प्रयास करेंगे कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। ये तो है शर्तें, नियम अनिवार्य, और ये है प्राथमिकताएं। इनके साथ साथ ये तो होना ही चाहिए। अगर अप्लाई करने वाला कोई दृष्टि का विद्यार्थी है जो इन सब शर्तों को पूरा करता है, तो हम प्राथमिकता देंगे दृष्टि के विद्यार्थियों को, क्योंकि उनके साथ हमने पहले भी ठीक ठाक मेहनत की हुई है, तो हमारे लिए और बेहतर होगा और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बनती भी है। ये भी एक पक्ष उसमें रहेगा। और दूसरी बात यह कि जो वंचित वर्गों के बच्चे हैं, SC ST OBC EWS, हम कोशिश करेंगे कि जो अनुपात उनका UPSC में रहता है लगभग वो अनुपात उनका इस स्कीम में भी रहे। ऐसा नियम कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा के बच्चों को सिलेक्ट करते हुए हम उन बच्चों को भी प्राथमिकता दे सकें जो समाज के वंचित वर्गों से आते हैं। इसमें वो भी जो आरक्षण के लाभार्थी नहीं है, जैसे महिलाओं को आरक्षण UPSC में नहीं मिलता है, लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि लड़कियों की भागीदारी भी इतनी हो कि वो भी अपना सफल होने का सपना पूरा कर सके। अब सवाल है कि जो 50 बच्चे चुनेंगे हम लोग, उनको कैसे चुनेंगे, उनको चुनने का प्रोसेस क्या होगा। तो जो चुनने का प्रोसेस है बहुत विस्तार में उसके बारे में हमने जिक्र किया हुआ है, अभी आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है आपको। पहली बात तो ये है कि हम साल में एक बार परीक्षा कंडक्ट करेंगे, एक बार परीक्षा लेंगे। हालांकि हमारे हाथ में ये होगा कि ज़रूरत पड़ने पर हम एक साल में एक से ज़्यादा बार परीक्षा ले सकें, लेकिन हाँ, सामान्यतः हमने तय किया है कि वर्ष में एक बार चयन परीक्षा हम अस्मिता योजना के लिए करेंगे। उसके तहत हम बच्चों का चुनाव कर लेंगे। और इस परीक्षा में क्या होगा, 3 चरण, एकदम UPSC का फॉर्मेट रहेगा। पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर एक मुख्य परीक्षा होगी, फिर एक साक्षात्कार होगा। और जो इन तीनों चरणों में सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे, उन पर फिर हम उन 50 बच्चों को चुन के फिर हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि वो अपना भी और हिंदी माध्यम का भी परिणाम बेहतर कर सकें। मैं चयन प्रक्रिया विस्तार में समझाऊंगा अभी, तो पहले सिर्फ ये समझ लें कैलेंडर क्या है। अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं। आज 7 फरवरी 2022 है और 7 फरवरी 2022 की डेट है इस योजना के अनाउंस होने की डेट। तो आज ये योजना अनाउंस हो गई आपके सामने, ठीक है। आज से लेकर 21 फरवरी तक 15 दिनों तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है मैं अभी इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, विस्तार में सब कुछ बताऊंगा। तो 15 दिन का समय है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 13 मार्च को हम इसकी पहली परीक्षा लेंगे, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे। तो ये भी एकदम स्पष्ट हो गया कि प्रारंभिक परीक्षा कब होने वाली है, यानी कि अभी से देखें तो लगभग 1 महीने और मतलब बहुत समय नहीं बचा आपके पास, 1 महीना 6 दिन ही बचे हैं, यानी कि बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ है। फिर हम UPSC से कुछ बेहतर और कुछ PCS के तर्ज पर एक सिस्टम करेंगे कि जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके 24 घंटे के अंदर जो सही उत्तर हैं हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं वो उन उत्तरों को देख के यदि किसी उत्तर पे उनको संदेह है तो वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकेंगे। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर उनको देंगे जिसमें वो अपने मतलब आपत्तियां दर्ज करेंगे।
हम उन सब आपत्तियों का अध्ययन 2-3 दिन करेंगे और उसके बाद हम एक अनाउंसमेंट करेंगे वेबसाइट पे कि ये उत्तर गलत पाए गए हैं या ये प्रश्न गलत पाए गए हैं। जो प्रश्न गलत होंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, उनको हटा देंगे और बाकी प्रश्नों के आधार पर हम रिजल्ट तैयार करेंगे ताकि गलत प्रश्न का नुकसान किसी बच्चे को ना हो। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो मान के चलिए कि 13 मार्च को प्रीलिम्स है, 5-7 दिन में हम गलत उत्तर छांट के दूर कर देंगे। 20 मार्च तो आप मान के चल सकते हैं कि लगभग मार्च के अंत तक हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे। और उसके बाद 17 अप्रैल, ये भी संडे है, 13 मार्च भी संडे है, रविवार का दिन है। तो 17 अप्रैल के दिन, रविवार के दिन, सिर्फ एक दिन में हम मुख्य परीक्षा लेंगे। तो आपका मुख्य परीक्षा का समय भी पहले से तय है, 17 अप्रैल। एक ही दिन की मुख्य परीक्षा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे वो मुख्य परीक्षा होगी। 17 अप्रैल को मुख्य परीक्षा होगी तो हम लगभग 1 महीना मान के चल रहे हैं कि हमें रिजल्ट तैयार करने में, पेपर चेक करने में वो सब लगेगा। तो मान के चलिए कि 15 से 25 मई के बीच में हम रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। तो इंटरव्यू मान के चल सकते हैं कि मई के अंतिम सप्ताह से लेकर 10 जून के आसपास तक इंटरव्यू होंगे, लगभग 10 से 15 जून तक। और इंटरव्यू जिस दिन खत्म होंगे उसके शायद 3 या 4 दिन के अंदर हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और जिन बच्चों का फाइनल रिजल्ट होगा उनको हम तुरंत 5-7 दिन के अंदर दिल्ली बुलाएंगे। और हमारी योजना ये है कि जून 2022 से ही वो बच्चे दिल्ली आ जाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दें। तो जून 2022 से अस्मिता योजना के तहत बच्चे दिल्ली में रहना शुरू करेंगे। ये हमारी योजना का उद्देश्य है या प्रोसेस है। अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे चीजें हैं। पहली बात तो है कि प्रारंभिक परीक्षा 11 केंद्रों पर आयोजित होगी, 11 शहरों में आयोजित होगी। कहाँ कहाँ आयोजित होगी? दिल्ली में तो होगी ही होगी। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां 2 स्थानों पर होगी, एक प्रयागराज और एक लखनऊ। बाकी हिंदी भाषी सभी राज्यों की राजधानियों में होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी, बिहार की राजधानी पटना में होगी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगी, झारखंड की राजधानी रांची में होगी, चंडीगढ़ में होगी, उसके बाद देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। कुल 11 शहरों में सेंटर्स होंगे। किसी शहर में एक ही सेंटर होगा, देखना पड़ेगा बच्चे कितने हैं। कुछ शहरों में ज़्यादा सेंटर्स होंगे, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हम सिस्टम बनाएंगे। कोशिश ये है कि प्रीलिम्स की परीक्षा में जितने हिंदी भाषी राज्य हैं सभी राज्यों में कम से कम एक केंद्र हो जहां वो परीक्षा दे सकें। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोविड की वजह से मान लीजिए उस समय फिर कोई वेव आ गई और किसी केंद्र पर एग्ज़ाम की परमिशन ना हो, या मान लीजिए कि अच्छी सुविधा हमें मिल ही नहीं पा रही, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ सेंटर्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि हमने सिस्टम ऐसा बना लिया है कि हम कई सेंटर्स मैनेज कर पाएंगे साथ साथ, लेकिन फिर भी इसलिए फॉर्म में आपको इसमें 3 प्रेफरेंसेस भरनी होंगी। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। 99% मामलों में आपकी पहली प्रेफरेंस ही आपको सेंटर के रूप में मिलेगी। लेकिन हाँ, संयोग से कोई दिक्कत आ जाए तो हम कम से कम एक विकल्प लेके चलेंगे, 2 विकल्प लेके चलेंगे कि अगर ये सेंटर नहीं मिल पाया तो ठीक है, ये मिल जाएगा। जैसे कोई कह सकता है कि शिमला मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन शिमला ना हो तो चंडीगढ़ मेरे पास पड़ता है, चंडीगढ़ भी ना हो तो दिल्ली मेरे पास पड़ता है। तो 1, 2, 3 तो कोशिश करेंगे प्रेफरेंस नंबर 1 ही मिल जाए। किसी स्थिति में शायद 2 या 3 पे जाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ता है। अब इसमें कैसे एग्जाम कैसे होगा? एक ही दिन एग्जाम है 13 मार्च को, और उस दिन आपके 2 पेपर होने वाले हैं। एक है पेपर 1, पेपर 1 है जीएस का पेपर, और पेपर 2 है सीसेट का पेपर। जैसा यूपीएससी में होता है ठीक वैसा ही जीएस का पेपर भी यूपीएससी जैसा है। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चंस हैं, जैसे यूपीएससी में होते हैं। पेपर किस भाषा में होगा? पेपर दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ठीक वैसे जैसे कि यूपीएससी में होता है। ठीक, पेपर कैसे होगा? वैसे ही कागज पे होगा जैसे होता है, ओएमआर शीट होगी, उसी पे आपको भरना होगा, ठीक वैसा पेपर होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। ठीक है। जीएस के जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कुल 200 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यूपीएससी की पैटर्न पे होगी, यानी कि 1/3 का नुकसान उसमें होगा गलत उत्तर पे।
जिसका मतलब है कि 2 नंबर के प्रश्न में जो नुकसान होगा वो आप कह सकते हैं कि 0.067 अंकों का, 0.67 अंक का नुकसान नेगेटिव मार्किंग। एकदम यूपीएससी वाला पैटर्न है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो प्रश्न पत्र 2 है सीसेट का, उसमें यूपीएससी की तरह से 80 प्रश्न होंगे। ये भी दोनों भाषाओं में होगा। इसमें एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, कुल पेपर 200 नंबर का होगा। और इसमें क्योंकि 2.5 नंबर का प्रश्न है तो नेगेटिव मार्किंग पे जो 1/3 का नुकसान होना है, 0.83 अंकों का नुकसान होगा। ठीक वैसा जैसा यूपीएससी में होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक वैसा होगा। आपके मन में एक बात ये आ सकती है कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा और कितनी तैयारी करनी होगी। तो पाठ्यक्रम भी एग्जैक्टली वही होगा जो यूपीएससी में होता है, ठीक वैसा होगा। इतना ही नहीं, प्रश्नों का अनुपात भी लगभग वही होगा जो यूपीएससी में होता है। जैसे अगर यूपीएससी में 100 में से मान लीजिए कि पॉलिटी से 15 से 20 प्रश्न आते हैं, इसमें भी 15 से 20 प्रश्न आएंगे। प्रश्नों का लेवल कैसा होगा? प्रश्न देखिए, एक एग्जाम जो सबको देना है, क्वालिफाइंग है, उससे प्रश्नों का लेवल कैसा भी हो, सिलेक्शन की संख्या उतनी ही रहनी है, तो उससे फर्क पड़ता नहीं प्रश्नों का लेवल कैसा होगा। लेकिन हाँ, जैसा यूपीएससी में होता है उससे मुश्किल तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ यूपीएससी से बहुत आसान भी नहीं रखेंगे। लगभग यूपीएससी लेवल का ही पेपर होगा और उसी के माध्यम से आपकी मेरिट बनेगी। तो पाठ्यक्रम भी यूपीएससी वाला, अनुपात भी यूपीएससी वाला, ठीक उसी फॉर्मेट पे हम पेपर लेंगे। सफलता का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, हमारे पास कुल सीटें हैं 50। जैसे यूपीएससी करती है, यूपीएससी क्या करती है कि जो फाइनल सीटें हैं उन फाइनल सीटों का लगभग 10 गुना या 12 गुना उतने व्यक्तियों को सिलेक्ट कर लेती है प्रीलिम्स के रिजल्ट में। तो हमने मोटा मोटा माना है कि 50 गुना 10 यानी कि लगभग 500 व्यक्तियों को हम प्रीलिम्स में सिलेक्ट करेंगे। प्रीलिम्स देने वालों की संख्या कितनी होगी हमें नहीं पता, हो सकता है 500 ही हो तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है 2000 हो तो हर 4 में से एक होगा, हो सकता है कि 5000 हो तो हर 10 में से एक हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, प्रीलिम्स में सिलेक्शन 500 के आसपास होंगे। आसपास में क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए कि एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट है कि कट ऑफ पॉइंट एक बढ़ाते हैं तो सिलेक्शन की संख्या 480 हो जाती है, एक नीचे करते हैं तो सिलेक्शन की संख्या मान लीजिए 530 हो जाती है। तो उस कट ऑफ पॉइंट पर जितने बच्चे हो रहे होंगे उन सबको हम ले लेंगे। मोटे तौर पर मान के चलिए कि यह संख्या 500 से 600 के बीच में कहीं होगी। हमारा टारगेट होगा कि 500 के आसपास विद्यार्थियों को इसकी प्रारंभिक परीक्षा में चुना जाए। स्पष्ट हो गया एकदम। अब उसके बाद देखिए कि मुख्य परीक्षा का स्टाइल क्या होगा। ये जो 500 विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, इसमें उनको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा कब होगी? पहले ही बता चुका हूं, 17 अप्रैल 2022 को होगी। सब ठीक रहा तो, सरकार ने कुछ कर दिया, मना कर दिया तो अलग बात है उस समय, लेकिन अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आने वाली है निकट भविष्य में। तो कुल अभ्यर्थी इसमें कितने होंगे आपको पता ही है, 500 के आसपास होंगे। इन 500 में हमें चुनना है कौन लोग मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। मुख्य परीक्षा कहां होगी? तो 5 केंद्रों पर होगी। दिल्ली में होगी, प्रयागराज में होगी, जयपुर में होगी, भोपाल में होगी, पटना में होगी। हमने 5 केंद्र इस तरह से रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को बहुत दूर ना जाना पड़े। जैसे हम ये मान के चल सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है वो कम से कम भोपाल तक तो आ ही सकता है, रांची वाला या झारखंड वाला व्यक्ति पटना तक आ ही सकता है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का सेंटर है ही, दिल्ली केंद्र में है ही, अगर हिमाचल का बच्चा हो, उत्तराखंड का बच्चा हो तो कम से कम दिल्ली तक आ जाए। तो हम मतलब जो मैनेज कर पाएंगे उस समय 5 केंद्रों पर ये परीक्षा ले पाएंगे। अब सवाल है कि इसका प्रश्न पत्र क्या है और समय क्या है। देखिए, प्रीलिम्स की परीक्षा एक ही दिन में होनी है, ऐसे ही मेंस की परीक्षा भी एक ही दिन में होगी। प्रीलिम्स के पेपर 2-2 घंटे के हैं, तो एक होगा सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरा शायद 12:30 से 2:30 है, बीच में करीब 1 घंटे का ब्रेक होगा। वो सब हमने लिखित रूप में रखा हुआ है, आपको मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए। मुख्य परीक्षा जो है वो भी एक ही दिन में होगी, 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे जैसे यूपीएससी में होते हैं। तो एक दिन में 3-3 घंटे के 2 पेपर कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, यूपीएससी में आप अभ्यास करते ही हैं, तो हमने उसी पैटर्न पे रखा हुआ है। और ये मुख्य परीक्षा कुल 500 अंकों की होगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 सेशंस होंगे बेसिकली। प्रश्न पत्र तो 3 होंगे, सेशंस 2 होंगे। कैसे होंगे मैं आपको समझाता हूं। जब आप जाएंगे पहले सेशन में
इसको प्रश्न पत्र 1 भी कह सकते हैं, सेशन 1 भी कह सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। तो सुबह आप एज्यूम कीजिए कि 9:30 से 12:30 का समय आप मान लीजिए सेशन 1 है, आप उसमें जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। उस 3 घंटे में आपके 2 पेपर होंगे। तो सेशन 1 में 2 पेपर होंगे, आपके पास 2 उत्तर पुस्तिकाएं, 2 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे उस 3 घंटे में, जिनमें से 2 घंटे में होगा निबंध का पेपर। तो मान लीजिए कि सुबह 9:30 से 11:30 आपका निबंध का पेपर है। यूपीएससी में 3 घंटे का होता है, हमने 2 घंटे का रखा है। यूपीएससी में आपको 8 में से 2 निबंध लिखने होते हैं, हमारे यहाँ आपको 4 में से 2 निबंध लिखने होंगे। यूपीएससी में निबंध 250 नंबर का होता है, हमारा भी 250 नंबर का होगा। तो 2 निबंध लिखने होंगे, 1-1 घंटे में लिखिए दोनों निबंध। तो यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्द होते हैं, हम आपसे 800 शब्द लिखवाएंगे ताकि आप 2 निबंध आराम से लिख सकें। और दोनों निबंध कैसे होंगे? तो दोनों निबंध ठीक वैसे जैसे यूपीएससी में आते हैं। तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के ही 2 निबंध आपको लिखने होंगे, 4 ही टॉपिक होंगे, उनमें से 2 निबंध लिखने होंगे, हिंदी में ही लिखने होंगे, क्योंकि ये परीक्षा केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। अंग्रेजी माध्यम का कभी होगा भविष्य में तो कुछ सोचेंगे, अभी ये हिंदी माध्यम के लिए स्कीम है केवल अस्मिता नाम से। ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के अंक कहीं आगे जुड़ेंगे नहीं। प्रीलिम्स का काम सिर्फ इतना है कि 500 व्यक्ति चुन के आगे आ जाएं, जैसे यूपीएससी में होता है, ठीक वैसे ही। अब दूसरा सवाल है कि सामान्य अंग्रेजी, ये पेपर होगा 1 घंटे का। पहले सेशन के 3 घंटे में 2 घंटे निबंध, 1 घंटा सामान्य अंग्रेजी। ये पेपर 100 नंबर का होगा, या अभी हमने शायद बहुत डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो हो सकता है कि हम इसको बढ़ाएं। जैसा भी होगा पैटर्न यूपीएससी जैसा रहेगा। इसमें क्या होगा? निबंध लेखन जैसा यूपीएससी में होता है। और क्या होगा? तो संक्षेपण होता है, जैसे प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। पल्लवन होगा, किसी बात को फैलाना होता है, जैसे एलाबोरेट करना है, वो होगा। कुछ ग्रामर के प्रश्न हो सकते हैं, कुछ हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, कुछ अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, इस तरह का प्रश्न होगा। और ये जो पेपर है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। ये क्वालिफाइंग इसलिए रखा है कि यूपीएससी में भी होता है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी बच्चे पर इतनी मेहनत करें और उसके बाद पता चले कि वो इंग्लिश क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। नहीं, तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को हम चुनें जो इंग्लिश क्वालिफाई करने में दिक्कत महसूस नहीं करते हैं और वैसे पढ़ाई लिखाई में हिंदी माध्यम में बेहतर हैं। इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना है, अंक जुड़ेंगे इसके। और ये अंक कितने हैं? 250 हैं निबंध के। फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद होगा पेपर 2, और पेपर 2 जो है वो पेपर 2 है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के, हमारा पास 1 पेपर है। कितने नंबर का है? 250 नंबर का है। कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 12.5 नंबर का। तो 12.5 अंकों के हिसाब से 20 प्रश्न का सिंपल सा मतलब हुआ 250 नंबर। ये पेपर होगा 3 घंटे का। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में जो भी सिलेबस है वो सारा इसमें होगा। 2-3 सवाल पॉलिटी के हो सकते हैं, 2-3 हिस्ट्री के होंगे, कल्चर के होंगे, 2-3 इकोनॉमी के हो जाएंगे, 2-3 साइंस तक के हो जाएंगे, कुछ ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के हो जाएंगे, कुछ इथिक्स के हो जाएंगे, कुछ केस स्टडी हो जाएगी। जो जीएस के 4 पेपर्स का पाठ्यक्रम है, आप समझ लीजिए कि वो पूरा पाठ्यक्रम इस एक पेपर का है। और उसी अनुपात में कि 4 पेपर्स के, क्योंकि कुल 20 प्रश्न हैं, तो आप मान सकते हैं कि 4 पेपर्स के पाठ्यक्रम से 5-5 प्रश्न मोटा मोटा मान लीजिए, उस अनुपात में पेपर बनेगा और उससे आपका एक पेपर में पूरा जीएस कवर हो जाएगा। तो मुख्य परीक्षा कितने अंकों की हुई? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा में एक पेपर है 250 अंक का निबंध, एक पेपर है 250 अंक का जीएस। तो मुख्य परीक्षा कुल मिला के 500 अंकों की है। इंग्लिश मैंने नहीं जोड़ा क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है तो प्रीलिम्स के अंक आगे जुड़ेंगे नहीं। तो मुख्य परीक्षा जो है जिसके नंबर जुड़ेंगे आपके रिजल्ट में, वो 500 नंबर की है। और जब मेंस हो जाएगा तो मेंस के बाद इंटरव्यू, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो हम करेंगे। इसमें कितने अभ्यर्थी आएंगे? तो हमने इसका जो तरीका सोचा है कि सीट्स हमारे पास 50 हैं, तो हम हर सीट पर 2.5 व्यक्तियों को, यानी कि कुल 125 व्यक्तियों को बुलाएंगे, जैसे यूपीएससी में होता है। लगभग 2.5 में से 1 व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। 1000 सीटें हैं तो इंटरव्यू 2,500 के आसपास लोग देते हैं। तो हम भी लगभग 50 सीटें हमारे पास हैं, तो लगभग 125 के आसपास। ये 125 से कुछ ज़्यादा हो सकता है,
कम नहीं होगा, हम कम से कम 125 व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो मुख्य परीक्षा देने वाले 500 में से हर चौथा व्यक्ति सिलेक्ट होगा इंटरव्यू के लिए, जो कि कुल 125 व्यक्ति होंगे। इंटरव्यू होगा 200 नंबर का। तो कुल परीक्षा कितने नंबर की हो गई? 500 का मेंस प्लस 200 का इंटरव्यू, यानी 700 अंकों की परीक्षा है पूरी की पूरी, जिसके बेस पर रिजल्ट बनेगा। और ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू कैसे होगा, इसकी पद्धति क्या होगी? तो इसकी पद्धति में 2-3 बातें ध्यान रखिए। यूपीएससी में क्या होता है कि इंटरव्यू में बहुत बड़ी दिक्कत है कि तुक्का बहुत काम करता है कि कौन सा बोर्ड मिल गया आपको, उस बोर्ड में लोग कैसे बैठे हुए थे। तो हम क्या करेंगे कि हम एक तो कोशिश करेंगे कि एक नहीं 2 बोर्ड हों आपके इंटरव्यू में, और वो बोर्ड स्थिर हो, यानी सभी बच्चों का इंटरव्यू वही लोग लें जिन्होंने बाकियों का लिया है, ताकि ये अंतर ना आए कि इसका इंटरव्यू किसी और ने लिया था तो वहां नंबर ज़्यादा मिल गए, इसका इंटरव्यू किसी और ने लिया तो वहां नंबर कम मिले। हम इस चीज़ से बचना चाहेंगे। सारे के सारे बच्चों का इंटरव्यू एक ही बोर्ड में हो, एक ही पैनल के सामने हो, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो पैनल है एक से ज़्यादा हो। तो हो सकता है कि आपके 2 इंटरव्यू एक ही दिन में हो अलग अलग पैनल में, ताकि व्यक्तित्व के विभिन्न हिस्सों का मूल्यांकन बेहतर हो सकता है कि 30 मिनट का इंटरव्यू आप इधर दे के निकलें और 1 घंटे के बाद दूसरे बोर्ड में फिर 30 मिनट का इंटरव्यू दें, और दोनों के अंकों को जोड़कर हम आपकी मेरिट बनाएं। ये भी हो सकता है कि हम 2 इंटरव्यू कर दें, साथ में ग्रुप डिस्कशन भी कर दें कि 75-75 अंक के 2 इंटरव्यू हैं और 50 नंबर की ग्रुप डिस्कशन है, ताकि हम आपकी लीडरशिप स्किल्स भी देख लें कि आप कितना अच्छे तरीके से दूसरों के सामने बात रख पाते हैं, कितने कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति आप हैं। ये भी हमने तय किया नहीं है, जब इंटरव्यू आएगा उस समय तय करेंगे, मैं ही तय करूंगा, और इंटरव्यू का पूरा जो प्रोसेस है मैं उसमें केंद्र में रहूंगा। हालांकि पैनल में शायद मैं ना बैठूं, लेकिन हाँ, बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं ही तैयार करूंगा, और बैठूंगा तो फिर सभी इंटरव्यूज में बैठूंगा, कुछ में नहीं, ताकि वो एक ऑब्जेक्टिविटी का सिस्टम बना रहे। तो इंटरव्यू मैंने आपको बताया कितने नंबर का है, 200 का है, कुल सिस्टम हो गया 700 नंबर का, और जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट कितने लोगों का आएगा? रिजल्ट 50 व्यक्तियों का आएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर हमें ऐसा लगा कि वो स्तर हमें उतने बच्चों का नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए, तो हम 50 की बाध्यता नहीं है, हम 130 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगा कि बच्चे बड़े कमाल के हैं और हम कुछ बच्चों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं इस प्रोसेस से बाहर, तो ये संख्या 50 से बढ़ के 55, 60, 70 भी हो सकती है। हम पीछे इसमें नहीं हटेंगे। परिणाम कब आएगा? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंटरव्यू आपके मई और जून माह में होंगे, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 से 15 जून के बीच में परिणाम आपका फाइनल आना चाहिए, और उसके तुरंत बाद 5-7 दिनों के अंदर अंदर हम आपको बुला लेंगे कि आप आएं दिल्ली और पढ़ाई शुरू करें। एक प्रतीक्षा सूची इसमें रखने का प्रावधान है, वेटिंग लिस्ट, और इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 50 लोग सिलेक्ट हुए, हमने 50 की व्यवस्था कर दी, और उसके बाद 2 बच्चे संयोग से नहीं आ पाए अपनी किसी वजह से, तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं हम उनको फिर आमंत्रित कर लेंगे। और भी कुछ हो सकता है कि कोई बच्चा आया और उसके बाद कुछ दिनों में हम संतुष्ट नहीं है उसकी तैयारी करने की प्रक्रिया से, उसकी मेहनत से, उसके अनुशासन से, तो हम मना भी कर सकते हैं बीच में। अभी आगे बताऊंगा कैसे मना कर सकते हैं। तो जब जब सीट खाली होगी तब तब हो सकता है कि हम वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाते रहें, ताकि उनको भी मौका मिल सके। अब जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, कैसे हम आगे पढ़ेंगे? तो उनके लिए हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है, एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है, पूरा मॉड्यूल है, जिसका नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने आपसे कहा कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम मेंस का भी हुआ था, जिसमें हमने बच्चों से रोज आंसर लिखवाए, उनको रोज मॉडल क्वेश्चन दिए, मॉडल आंसर बना बना के दिए, और कोशिश की कि उन सबके कंबाइंड एफर्ट से और हमारे एफर्ट से उनका रिजल्ट बेहतर हो। जब 50 शानदार लोग साथ बैठ के मेहनत करते हैं और डेली टारगेट्स पूरे करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाती है। इसके पीछे पूरा जो प्लान है वो यही है। तो इन बच्चों को प्रीलिम्स की मेंटरशिप, मेंस की मेंटरशिप, इंटरव्यू की मेंटरशिप तीनों मिलेगी। और इनको मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेंटरशिप के लिए हमने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी तैयार की है अभी, जो हम शायद 10 दिन में शुरू कर देंगे। वो एक अलग लाइब्रेरी है जिसमें प्रीलिम्स का प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें 1000 बच्चे तैयारी करने वाले हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। अस्मिता में जो बच्चे आएंगे 50, उन 50 बच्चों की लाइब्रेरी एकदम अलग है,
जो 24 घंटे खुलेगी। मेंटरशिप वाली लाइब्रेरी 24 घंटे की नहीं है, उसमें 24 घंटे में 3 शिफ्ट होंगी शायद। इन बच्चों के लिए कोई शिफ्ट नहीं है, ये 24 घंटे पढ़ें और हम 24 घंटे इनका साथ देंगे, इस तरह से ये लोग पढ़ेंगे। इनको क्या करना होगा, हम डिसाइड करेंगे। मेंटरशिप में क्या होता है कि सबसे पहले हम बच्चों को टेस्ट लेके ये समझते हैं, टेस्ट तो में लिया ही होगा, उसके बेस पे हम एनालाइज कर लेंगे कि कौन सा विद्यार्थी प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ कमजोर है, मेंस में कहाँ कहाँ कमजोर है, इंटरव्यू में कौन से पक्षों में कमजोर है। जो इंटरव्यू आपका होगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में, उसमें केवल नंबर नहीं देंगे, हमारा पैनल ये भी स्टडी करेगा कि आपको इंटरव्यू में कहाँ कहाँ तैयारी की जरूरत है। ऐसी मुख्य परीक्षा में केवल नंबर नहीं देंगे, हम ये भी एनालाइज करेंगे कहाँ आप कमजोर है, और भी टेस्ट लेंगे सिलेक्शन के बाद आपके, ताकि ठीक से समझ सके। फिर हमारी टीम जो मेंटरशिप वाली है आपके लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाएगी कि आपको प्रीलिम्स में इस सेगमेंट में इतनी मेहनत करनी है, मेंस में इतनी करनी है। हो सकता है कि आप 2-3 सेगमेंट्स में इतने मजबूत हो कि क्लास की जरूरत ना हो, तो हम उसमें आपको क्लासेस के बदले क्विक रिवीजन जैसा कुछ करवाएंगे टीचर्स की मदद से। जहां आपको डाउट है, डाउट सेशंस करवाएंगे टीचर के साथ। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको किसी एक सेगमेंट में दिक्कत है, उसकी पूरी क्लास करवाएंगे दृष्टि में। क्लासेस आमतौर पे 2 तरीके से हो सकती हैं, एक ये कि जो क्लासेस चल रही हैं उसी में वो बच्चा चला जाए। अब क्योंकि इन बच्चों की स्थिति बेहतर है और एक बहुत मुश्किल परीक्षा पास करके आए हैं, क्षमताएं अच्छी हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि उनको एक ऐसा आई कार्ड बना के दे दें कि वो हमसे डिस्कशन करके, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये कहे कि मैं चाहता हूं कि मैं एक साथ 3 सेगमेंट तैयार कर लूं ताकि 2 महीने में मेरा जो सिलेबस पेंडिंग है वो पूरा हो जाए, तो हमने उसको एक साथ एक इकोनॉमी का बैच, एक पॉलिटी का बैच, एक साइंस चेक का बैच उपलब्ध करवा दिया, ताकि वो दिन में 3-3 क्लास करे और 60-70 दिन होते होते तीनों सेगमेंट्स उसके पूरे हो जाए। और उसके बाद फिर वो केवल अभ्यास करे, प्रीलिम्स के प्रश्नों का अभ्यास करे, मेंस के प्रश्नों का अभ्यास करे। हर बच्चे के लिए एक अलग शेड्यूल हमारी टीम बनाएगी कि आपको इतनी इतनी क्लास करनी है। लगभग रोज या कम से कम सप्ताह में आपके 2 टेस्ट होंगे, लगातार टेस्ट होंगे। कि अगर आपने वायदा किया है कि मैं अगले 3 दिन में पॉलिटी में यहां से यहां तक का हिस्सा खत्म करने वाला हूं, हम आपको ऑनलाइन क्लास भी दे देंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं ऑफलाइन क्लास में टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैं घर पे बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन पे या टैबलेट पे क्लास करना चाहता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा के, हम वो ही प्रोवाइड करवा देंगे आपको, हम सारी सुविधाएं देंगे आपको। क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप एक दिन में थोड़ी स्पीड बढ़ा के, कहीं कहीं बीच में स्किप करके एक दिन में 3, 4, 5 क्लास कर सकते हैं। अगर आप मेहनती विद्यार्थी हैं तो आप वैसे कीजिए, लेकिन टारगेट फिक्स होंगे कि अगर आपको 3 दिन में इतना हिस्सा पूरा करना है तो फिर 24 घंटे में 12 घंटे निकालिए, किसी भी तरह से पढ़िए, तैयारी कीजिए। तीसरे दिन टेस्ट अगर फिक्स है तो टेस्ट आपको देना ही देना है। और हमने ऐसे बहुत सारे तकनीकी उपाय कर लिए हैं कि हम टेस्ट में देख पाएंगे कि आप कहाँ कहाँ वीक हैं। हम ये भी देख पाएंगे कि आप, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे हमारे साथ, कि आपने कौन से आंसर को मार्क करने में कितने सेकंड लिए हैं और बाकी विद्यार्थियों की तुलना में वो सेकंड ज़्यादा लिए हैं या कम लिए हैं। कितने लोगों ने एक आंसर मार्क करने के बाद मिटा के दूसरा आंसर मार्क किया, यानी कहाँ कहाँ हमको डाउट हो रहा है, हम ये भी चेक करेंगे। और ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। फिर मेंस में तो आंसर राइटिंग की बात होगी। आपसे लगभग हर सेकंड डे एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 5 प्रश्न 10 प्रश्न लिख के दिखाने होंगे। उसका मूल्यांकन हमारी टीम बहुत तेजी से करेगी ताकि आपका लगातार वो फ्लो बना रहे कि आपने लिखा चेक हुआ, लिखा चेक हुआ, टेस्ट सीरीज हुई, उसमें बैठे, राइटिंग स्पीड बेहतर होती गई, और पूरा एक पैकेज जिसमें आप उस स्थिति में बाहर निकलें कि अब सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। तो बहुत सारी जांच परीक्षाएं, बहुत सारी कक्षाएं, मेंटरशिप लगभग डेली बेसिस पर। हमारी टीम के कुछ लोग आपसे लगातार बात करते रहेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस उसको देखेंगे, एक पूरी शीट मेंटेन करेंगे ऑनलाइन कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस शीट का एक्सेस मेरे पास होगा, मैं एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस को लगातार मेजर करूंगा कि जिस गंभीरता की हम उम्मीद उस बच्चे से कर रहे थे वो उतना गंभीर है या नहीं। और यदि कोई बच्चा गंभीर नहीं है तो हमने बड़ा स्पष्ट रूप से उसमें लिख दिया कि जो बच्चे गंभीर नहीं है उनको हम एक आध बार चेतावनी देंगे, नहीं संभलेंगे तो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, उनको भेजेंगे और उनके बदले जो वेटिंग लिस्ट में कोई बच्चा है उसको बुलाएंगे, ताकि उस व्यक्ति को मौका दें जो व्यक्ति जीने मरने को तैयार है, जो व्यक्ति कसम खा के बैठा है कि मैं चाहे कुछ हो जाए
सिलेक्ट होना है, हम उन बच्चों को प्राथमिकता देंगे इस प्रोग्राम में। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि नियमित लक्ष्य आपके होंगे कि आपको इतनी क्लास करनी है, इतने कंसेप्ट पढ़ने हैं, इतने प्रश्नों का अभ्यास करना है, इतने प्रीलिम्स के प्रश्न लिख के दिखाने, सॉल्व करके दिखाने हैं, मेंस के इतने क्वेश्चंस का आंसर लिख के ही दिखाना है। जो लोग उस पूरे प्रोसेस को पूरा करते हुए चलेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे, ये शर्त है इसमें रहने की। दूसरा, अनुशासन की। जो हॉस्टल आपको मिलेगा, जो सुविधाएं मिलेंगी, तो उसमें कुछ शर्तें भी होती हैं कि आप उतनी गंभीरता दिखाएं नियमों को लेकर भी, पढ़ाई को लेकर भी, तो वो उन सब का पालन आप ठीक से करते रहें, ये ज़रूरी है। और आमतौर पर ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक आध केस में ऐसा हो सकता है कि हमें इस बारे में पुनर्विचार करना पड़े। अब सवाल है कि आप आवेदन इसके लिए कैसे करें। आवेदन का टाइम तो शुरू हो गया आज से। कुछ नहीं करना है, आपको दृष्टि की वेबसाइट पे जाना है, www.drishtiias.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर हमने एक लैंडिंग पेज पे ही आपको एक बॉक्स बना हुआ दिख जाएगा जिस पे लिखा होगा अस्मिता। किसी वजह से ना नजर आए तो कोई बात नहीं, drishtiias.com के बस /अस्मिता/ इतना टाइप कर देंगे, फिर एंटर करेंगे तो वो पेज अपने आप खुल जाएगा। अस्मिता योजना का एक डेडिकेटेड पेज है www.drishtiias.com/अस्मिता/। जैसे ही आप उस पेज पर जाएंगे तो आपको ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है ये अस्मिता योजना का लोगो है, पहचान है उसकी, हम इसको इस रूप में देखेंगे। और फिर उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अस्मिता दृष्टि संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य है सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के कम होते हुए परिणाम को संभालने की पुरजोर कोशिश करना। इसके नीचे आपको 3 बटन दिख रहे हैं। एक बटन है विवरण पुस्तिका, प्रोस्पेक्टस। ये स्कीम का पूरा प्रोस्पेक्टस है। इसको क्लिक करते ही आपको करीब 14 हेडिंग्स मिलेंगे। परीक्षा योजना, नियम व शर्तें, एलिजिबिलिटीज यानी अर्हताएं क्या हैं, वो सब है। जिस पे क्लिक करेंगे वो खोल के सारी बातें मिल जाएंगी पढ़ने को। फिर हमें अच्छे से पता है कि कितना भी अच्छा प्रोस्पेक्टस हो, डाउट्स रह ही जाते हैं, संदेह रह ही जाते हैं। तो हमने क्या किया, 10 लोगों की टीम ने सोचा कि क्या क्या प्रश्न बच्चों के मन में आ सकते हैं। तो हमने लगभग ऐसे 65 से 70 प्रश्न ढूंढे जो किसी बच्चे के मन में आ सकते हैं। तो हमने उन सारे प्रश्नों को क्लासिफाई किया 6 वर्गों में। हर वर्ग में बहुत सारे प्रश्न बनाए। उन सब प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिख के एक बना दिया FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोस्पेक्टस नंबर 1 पर। प्रोस्पेक्टस पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद लगभग सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तुरंत फोन नहीं करना है, तुरंत परेशान नहीं होना है, प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ना है। प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद FAQs पे जाइए, सारे प्रश्न देख लीजिए। 65-70 प्रश्न हैं, कम से कम सारे प्रश्न देख लीजिए। जिस प्रश्न को देख के लगे कि अरे हाँ, इसका उत्तर तो मुझे मिलना चाहिए, इसका उत्तर मिलेगा तो अच्छा रहेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे उसका उत्तर सामने आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। जब सारा प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ लिया हो, जब सारे FAQs ध्यान से पढ़ लिए हो, उसके बाद जाना है इस पर, और यह है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि पंजीकरण फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपको अस्मिता में अप्लाई करना है तो आपको इस फॉर्म में जाना होगा। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले एक OTP आपसे मंगवाया जाएगा, OTP भेजा जाएगा, आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ये फॉर्म बड़ा वैज्ञानिक है। आप जब भरेंगे तो हो सकता है बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाए, इंटरनेट काम ना करे, तो जहां तक भरा हुआ है वो सेव हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब भी आप अगली बार आएंगे वही फ़ोन नंबर जैसे ही डालेंगे, आपका फॉर्म वहीं से शुरू होगा जहां तक आपने छोड़ दिया था, उसके बाद से आप भरना शुरू कर सकते हैं। और हमने पहले सोचा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लें, लेकिन फिर तय किया कि शुरुआती फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, केवल एक फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड हम आपको भेजेंगे, एडमिट कार्ड और साथ में आधार कार्ड अपना लेके आना होगा। प्रीलिम्स के लिए इतनी ही शर्त है। लेकिन हाँ, अगर आप आरक्षण में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर उसमें मेंशन करना होगा, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना होगा। अभी हम आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, मेंस के समय डॉक्यूमेंट्स का आपके PDF कॉपी लेंगे, और जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे देखेंगे जो आपने इस फॉर्म में क्लेम किए हैं। मेरे ख्याल से फॉर्म भरने में आपको करीब 1 घंटा लगेगा। जब भी आप ये फॉर्म भरना चाहें तो बस एक अपनी फ़ोटो जो 4 MB से कम साइज़ की हो, एक अपना कागज़ पे सिग्नेचर करके उसका
स्कैंड कॉपी या फोटो उसकी ले लीजिए, 4 MB से कम होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, आरक्षण का सर्टिफिकेट है, तो उनके नंबर्स हम लिखवाएंगे, डेट लिखवाएंगे, तो सर्टिफिकेट हाथ में रखिए ताकि आप एंट्री कर सकें। और अभी कोई खास अपेक्षा इसमें नहीं है। ये आप जैसी फॉर्म भर देंगे तो ये फॉर्म हमारे पास पहुंच जाएगा। इस फॉर्म में एक हमने छोटी सी फीस रखी है 500 रुपये की, क्योंकि जब हम 11 सेंटर से प्रीलिम्स करवाएंगे, 5 में मेंस करवाएंगे, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। यहाँ तक कि जो बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे तो उनको हम आने जाने का दिल्ली का किराया भी देंगे ट्रेन का, साथ में दिल्ली में 1 या 2 दिन रहने की व्यवस्था भी उनके लिए हम करेंगे। तो एक नॉमिनल सी फ़ी रखिए 500 रुपये की, वो आपको पे करनी होगी और उसके बाद आप इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। अंतिम बात है कि कोई भी जानकारी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? 3 स्रोत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इसकी जो वेबसाइट है वो dristis.com ही है और उस पर जो स्पेशल पेज है वो अस्मिता है, जो बताया था। इस पे जैसे ही जाएंगे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, प्रोस्पेक्टस में, FAQ में, और फिर फॉर्म तो भरना ही भरना है। उसके बाद भी आपका मन करे कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे, तो एक ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, asmita.scheme@groupdrishti.in। इस पर अपना मेल भेज दीजिए, हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। तीसरा, अगर आपको बहुत दिक्कत किसी बात की है तो एक फ़ोन नंबर भी है। ये IVR पे है, यानी कि इस लाइन पे कई लाइनें चलती रहेंगी। ये फ़ोन नंबर है 7669937502। ये नंबर अस्मिता टीम के पास ही रहेगा, तो जब भी कोई डाउट हो, अब क्योंकि ऐसे फ़ोन बहुत बिजी होते हैं, हो सकता है आप फ़ोन करें और वो फ़ोन बिजी हो। IVR एक तकनीक है, उसमें क्या होता है कि जब फ़ोन बिजी होता है ना, तब भी कई बार लगता है कि फ़ोन बेल जा रही है, जबकि फ़ोन की बेल नहीं जा रही होती, क्योंकि पहले से उस पर कोई बात कर रहा होता है। तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी और बेहतर है कि आप ईमेल कर दें, जवाब आपके पास आ जाएगा और आपके 99% प्रश्नों का उत्तर पहले से प्रोस्पेक्टस और FAQ में विस्तार में हमने लिख दिया है। तब भी कोई दिक्कत है तो फ़ोन कीजिए, फ़ोन से आपकी बात हो जाएगी, कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी। जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसका 30-40% मैंने आपको बोल के बता दिया है। बाकी जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, बिना कोई तनाव लिए। हड़बड़ी एकदम मत कीजिए, प्रोस्पेक्टस पे जाइए, अभी वेबसाइट पे जाइए, क्लिक कीजिए, प्रोस्पेक्टस पढ़िए, शांति से पढ़िए। 15 दिन का समय अप्लाई करने का है और अप्लाई करने में केवल आपको आधा ही घंटा चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। तो आज और कल ध्यान से पढ़िए उसको, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोसेस से हम लोग देश में जो हिंदी भाषा के सिविल सेवा अभ्यर्थी हैं उनमें से 50 नायाब हीरों को तलाश कर लेंगे और उन्हें फिर दिल्ली में 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, जितनी ज़रूरत होगी उतना समय पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी प्रतिभा को उस स्तर तक निखारने में मदद कर सकें कि वो न केवल सिविल सेवक बने, बल्कि सिविल सेवाओं में भी जाने के बाद एक शानदार सिविल सेवक की उनकी ख्याति बने। और कोशिश हम कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोशिश सफल होगी। अगर आप लोग मेहनत करेंगे हमारे साथ ठीक से तो क्यों नहीं सफल होगी, ज़रूर होगी। और हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा। तो आज मैं सिर्फ इसी बात के लिए आया था कि एक बार आपको आइडिया दे दूं। जो वायदा मैंने 3 अक्टूबर के वीडियो में किया था या 27 सितंबर की क्लास में किया था, बहुत मुश्किल होता है योजना को ये प्रारूप देना, समय लगा, लेकिन अब हम उसके लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि हिंदी भाषा ने हमें जितना दिया है हम भी हिंदी भाषी समाज के लिए कुछ मात्रा में लौटा सकेंगे, कुछ मात्रा में उसके लिए कुछ कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी आपसे मिलना होगा और अगर आपको ये स्कीम ठीक लगे पढ़िए और अप्लाई कीजिए। नमस्कार।